नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेपाल पुलिस की फायरिंग में शुक्रवार को एक भारतीय की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना भारत नेपाल सीमा पर बिहार के सीतामढ़ी जिले के लालबंडी जानकी नगर बॉर्डर पर महोबा गांव में हुई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। एसएसबी के डीजी कुमार राजेश ने एएनआई को बताया कि नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे वह उसे रिहा कर दें और ये मामला आगे ना बढ़े। बता दें, ये घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश पहले से ही जमीन विवाद को लेकर आमने सामने हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक भारतीय की मौत पर सीमा सुरक्षा बल के डीजी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने इसको स्थानीय मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा, ये पूरी तरह से एक स्थानीय मुद्दा है जो कि स्थानीय विवाद को लेकर हुआ है। यह अचानक हुई घटना है। लद्दाख में बड़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के साथ मीटिंग की। इस दौरान एलएसी के बारे में मिलिट्री स्तर पर चल रही मीटिंग के बारे में चर्चा हुई। इससे पहले 8 जून को रक्षा मंत्री ने मीटिंग ली थी, जिसके बाद एलएसी पर बुधवार को मेजर जनरल स्तर की मीटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया और बांदा जिले में 2 मजदूरों द्वारा कथित तौर पर आर्थिक मंदी से परेशान होकर फांसी लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। बलिया जिले में उत्तराखंड से लौटे एक प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं बांदा जिले के महुआ गांव में एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली। बलिया के बैरैया थाना के प्रभारी संजय त्रिपाठी के अनुसार अंजनी कुमार सिंह ने एक पेड़ से फांसी लगाकर गुरुवार को आत्महत्या की। त्रिपाठी ने बताया कि अंजनी उत्तराखंड के हरिद्वार में निजी कंपनी में मजदूर का काम करते थे। लॉकडाउन के बाद वे 15 दिन पहले गाँव आए थे। पुलिस को आशंका है कि आर्थिक तंगी के कारण घरेलू कलह से परेशान होकर अंजनी ने आत्महत्या की है। दूसरी घटना में भी आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शवों के साथ लापरवाही करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है और शव कचरे से बरामद हो रहे हैं। अदालत ने इस मामले में 4 राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश के अस्पताल कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों को उनकी मौत के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में परिवार को अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के LNJP अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों से इस मामले पर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिलने और रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युद्ध में आप योद्धाओं को नाखुश नहीं करते हैं, अतिरिक्त प्रयास करें और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि जुटाएं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के मामले में अदालतों को शामिल नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। एक तरफ कोरोना से लड़ाई, दूसरी तरफ जेब में पैसा नहीं। कुछ यही हाल अभी दिल्ली के सैकड़ों डॉक्टरों का है। कई एमसीडी अस्पतालों में डॉक्टरों को पिछले 3 महीने से एक भी पैसा नहीं मिला है। इस मामले को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अस्पतालों को तुरंत डॉक्टरों की बकाया सैलरी देने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद नॉर्थ एमसीडी के चेयरमैन ने कहा है कि अगले हफ्ते तक डॉक्टरों को सैलरी देने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्कूल में मुस्लिम छात्रों को परीक्षा देने के लिए परीक्षा कक्ष से बाहर बैठाया गया। इसके पीछे की वजह मुस्लिमों का नाम कोरोना से जोड़कर देखने को बताया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने रेड जोन वाले बच्चों को बाहर बिठाया, जबकि लोगों का कहना है कि रेड जोन से आए हिंदू बच्चे परीक्षा हॉल में बैठाए गए। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर लोकतंत्र को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, पूरे देश में लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर असहिष्णुता और चीन का मुद्दा उठाया। राहुल ने पूर्व अमेरिकी राजदूत और विदेशी मुद्दों के जानकार प्रोफेसर निकोलस वॉर्न से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों की तुलना भारत के माहौल से की और कहा कि दोनों देशों में असहिष्णुता बढ़ रही है। राहुल ने कहा, जो मुझे बंटवारा होते हुए दिख रहा है वो दोनों देशों को कमजोर करने की स्थिति में ले जा रहा है। जब आप लोगों को जाति या धर्म के आधार पर बांटने लगते हैं तो आप देश की नींव को कमजोर कर रहे होते हैं। वर्तमान में जो ऐसा करने में लगे हुए हैं, उन्होंने खुद को राष्ट्रवादी घोषित किया हुआ है।
भारत कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष 4 में आ गया है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, जहां कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,92,860 हैं, जबकि भारत में 2,95,000 से ज्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन फिर से नहीं लागू किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि भीड़ से बचें और भीड़ जमा ना होने दें। मुख्यमंत्री के कार्यालय से कहा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद करें और सरकार के नियमों का सख्ती से पालन करें। इस साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर राजद्रोह की अभियुक्त बनाई गई 19 साल की एक छात्रा को बेंगलुरु की अदालत से अपने आप जमानत मिल गई है, क्योंकि पुलिस तय 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। कॉलेज में पढ़ने वाली अमूल्य नाम की छात्रा ने विवादित नारा हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में लगाया था, जिससे सांसद ओवैसी समेत वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए थे। लेकिन उन्होंने भारत जिंदाबाद का नारा भी लगाया था, जो पाकिस्तान के जिक्र में किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। एक जीएसटी विवाद को लेकर कर्नाटक की एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी ने फैसला दिया है कि पराठे पर 18% जीएसटी दर लगेगा, जबकि रोटी पर 5% जीएसटी दर लगेगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने याचिकाकर्ता की इस मांग को खारिज कर दिया कि पराठे को खाकरा, चपाती या रोटी की श्रेणी में घोषित किया जाए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को भी पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.42 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 74.57 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 72.81 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 75,43,070 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 4,22,000 को पार कर गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 38,63,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है, जबकि अब तक वहां 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने इसी बुधवार से लॉकडाउन में ढील बरती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।